हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। हमने आपको बताया था इस वीडियो में, यहाँ पर आप अगर हट जाता है, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे कि इस पीडीएफ में 1275 प्रश्न हैं। ठीक है, ओके। तो 1275 इसमें प्रश्न हैं और ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं उंगली हटाऊंगी तो हट जाएगा। तो ये प्रश्न किस चीज़ के हैं? सारे एनसीईआरटी और एससीईआरटी के हैं, मतलब 6 से लेकर इंटर तक के क्लास के सारे प्रश्न ये हैं। ओके, तो हमने इसमें 75 प्रश्न जो है कल सॉल्व किए थे। और हमारा इसमें क्या फॉर्म रहता है, हम इसको ऑप्शन के हिसाब से नहीं करते हैं, ऐसे कन्फ्यूज़न रहता है। मतलब हमें, हमारा यहाँ पर उद्देश्य हमने ये बनाया है कि हमें अब इन आंसर्स को याद करना है कि लास्ट समय में एग्जाम में आए तो हमें कुछ और ऑप्शन दिखे ही नहीं, सीधे आंसर ही दिखे। ठीक है, क्योंकि हम उसको 2-3 बार एकदम से याद कर लेंगे। ऑप्शन देखने में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है और ऑप्शन वाले भी हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सीरीज़ जो है वो इस समय हम वन लाइनर के फॉर्म में चला रहे हैं, जिसमें हम ऑप्शन सामने रखेंगे और आपको ये देखना है कि ये वन लाइनर है। आपको ये नहीं देखना ये 4 ऑप्शन है। यहाँ पर मैंने आपको ये ऑप्शन दिखा दिया, आपको क्या करना है, सीधे प्रश्न को पढ़ना है और आंसर लगा देना है। ठीक है, और ये याद करना है आपको, 1 बार 2 बार, जितनी बार पढ़ के आपको याद हो सके। वीडियो रोक रोक कर आप इसे याद करो और बढ़ते जाओ। तो अभी हम इसी तरीके से इसको फॉलो करेंगे और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने मित्रों को और लाइक अवश्य करें, और नया आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी आप लोगों ने हमें बहुत परेशान किया, हमारा चैनल बहुत डाउन हो गया था, लेकिन कल से थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हमें मिला है, तो सभी के लिए शुक्रिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को, समय नहीं लेंगे, एग्जाम सिर पर है बिल्कुल। क्वेश्चन 1 है, 75 हम कल कर चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा इस सीरीज़ का। जल के बिना व्यक्ति कितने दिन तक जीवित रह सकता है? तो हम कहेंगे 6 दिन तक जल के बिना व्यक्ति। अच्छा, आप नॉर्मल बुक पढ़ोगे तो उसमें 10 दिन तक दिया है। ठीक है, 10 दिन तक दिया है, लेकिन ये एनसीईआरटी का भी नहीं, एससीईआरटी का प्रश्न है। ठीक है, जो हमारे होम साइंस की बुक्स चलती हैं सरकारी स्कूल में, उसका प्रश्न है, जिसमें दिया है कि 6 दिन तक व्यक्ति जीवित रह सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हमारे शरीर का मतलब डैश भाग जो है जल का बना होता है। 1/3 भाग, ठीक है, 1/3 भाग, 3/4 भाग, 2/4 भाग या 2/3 भाग। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर का जो भाग होता है कितना, 3/4 भाग जो होता है जल होता है, क्योंकि 75% माना गया है। कोई भी चीज़ 100% में होती है। ठीक है, अब मान लो कि 75% हिस्सा कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है ना, एक हिस्सा जो है और चीज़ें हैं, 3 हिस्सा किस चीज़ का है, जल है इस बॉडी में। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जल क्या है? एक यौगिक है। जल सॉरी, यहाँ पर लिखा है प्रश्न, जल एक यौगिक है, किस चीज़ का? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, कहते हैं ना H2O। ठीक है, H2O क्या है? जल का सूत्र है, तो ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन का यौगिक है। जल कितने रूपों में हमें प्राप्त होता है? तो हम जानते हैं ठोस, द्रव और ठोस रूप में हमें, द्रव रूप में और गैस रूप में हमें जल जो है प्राप्त होता है। तो सीधे बी ऑप्शन लगाओ, 3 रूप हो जाएंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 5, यदि जल को डैश तापमान पर लाया जाए तो जल, मतलब मैं ये ऑप्शन क्यों आपको दिखाती चल रही हूँ, इसलिए अगर आपका मन है कि हमें भाई ऑब्जेक्टिव में ही पढ़ना है इसको, ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लो। चारों ऑप्शन देख रहे हैं, आप इधर देखो ही नहीं, आप इधर से अपनी नज़रें जो है फेर लो यहाँ से। ठीक है, आपको सिर्फ ये यहाँ से नजरें अपनी फेर लो, सीधे क्वेश्चन देखो और ऑप्शन देखो और आंसर करो। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं समय नहीं, वन लाइनर ही पढ़ना है, तो आप सीधे, मैंने ऑप्शन रखा है सामने, आप सीधे आंसर लगाओ। ठीक है, तो यदि जल को डैश तापमान पर लाया जाए तो जल ठोस रूप बर्फ में बदल जाता है। ऑप्शन आपने देख लिए, आंसर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बदल जाता है। ठीक है, यदि जल को डैश तापमान पर, मतलब 0 डिग्री तापमान पर लाया जाए तो जल जो होता है ठोस रूप बर्फ में बदल जाता है। ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस जब तापमान होता है, देखते हो बर्फ जम जाता है पहाड़ों पे, आप जानते हो ग्लेशियर्स होते हैं, है ना, कैसे होते हैं, सब बर्फ से जमे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का तापमान 0 डिग्री तक होता है। जल की प्रथम अवस्था क्या है? तो जल की प्रथम अवस्था ठोस, द्रव, वाष्प, 3 होता है, हमने बताया। सबसे पहले जल हमें द्रव रूप में मिलता है। ठीक है, द्रव रूप में गैस के माध्यम से उड़कर चला जाता है आसमानों में, और बारिश होती है, आपने देखा है। ठीक है, रात में ओस की बूंदें पड़ती हैं, वो वाष्प की तरह काम करती हैं। या फिर हम पानी को बॉईल करते हैं, वो भी वाष्प की तरह ही होता है। नदियों से पानी उड़कर जो भाप बन के जाता है, वो भी वाष्प होता है। क्वेश्चन यहाँ पर 7 है, 1 ग्राम जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड को बर्फ में परिवर्तित होने के लिए कितनी कैलोरी ऊष्मा को निष्कासित करता है? मतलब अभी हमने बताया 0 डिग्री पर क्या होता है, बर्फ जम जाती है, तो कितनी ऊष्मा उसके लिए चाहिए जो ये बर्फ बन जाए? तो ये चाहिए आपके 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री ऊष्मा, सॉरी 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए यहाँ पर। क्वेश्चन है 8, 1 ग्राम जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प
प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। जो 1 ग्राम यहाँ पर 1 ग्राम जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में परिवर्तित करने के लिए कितनी कैलोरी ऊष्मा की ज़रूरत होती है? आंसर में आपको दिख रहा है यहाँ पर 520, 530, 535 और 536। तो यहाँ पर डी ऑप्शन 536 जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है 9, मानव रक्त में जल मात्रा का प्रतिशत कितना है? तो अब ये देखो हर बुक में अलग अलग है। अब इसमें 80% दिया है। वैसे मैं यही कहूँगी कि आप सबसे बेस्ट ऑप्शन 75% या फिर 65% माना जाता है। कहते हैं बच्चों में 75% होता है और वयस्कों में वयस्कों में जो होता है वो 65% तक जल होता है। तो इसलिए आप इसको ही लगाना। लेकिन अब एक चीज़ बताएं, ये मैंने क्यों कहा आप 75 ही लगाना, जबकि आपको दिख रहा है ऑप्शन ए ये NCERT SCERT का, क्योंकि आंसर ज़्यादातर यही माना गया है। इस वजह से आप इतना ध्यान मत देना कि NCERT या SCERT ये हर बुक में आपको 75% मिलता है। तो आप अगर ना मिले, आपको 65 भी ना मिले, 75 भी ना मिले, तब आप 80 लगा देना। लेकिन फिलहाल मैं यही कहूँगी इंटर तक की किताब है जो क्लास SCERT में, वो ए ऑप्शन 80% दिया है। ठीक है। क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की आवश्यकता होती है पाचन क्रिया संपन्न कराने व पाचक रसों के निर्माण में। ठीक है। पचे हुए तत्वों के निष्कासन व शरीर में उत्पन्न विकारों, पसीनों एवं मूत्र के रूप में बाहर निष्कासित करने में, रक्त को तरल बनाने व शरीर तापक्रम बनाने में, या उपर्युक्त सभी। तो जल का हमारे शरीर में इन सभी कार्यों के लिए उपयोगिता रहती है। ठीक है। जल ही हमारी बॉडी में हर चीज़ का संतुलन रखती है। क्वेश्चन 11 है, जल प्राप्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? समुद्र है, वर्षा है, नदियां हैं, तालाब हैं। तो वर्षा को जो है प्रमुख स्रोत माना गया है और मुख्य स्रोत समुद्र माना गया है। ठीक है। क्योंकि समुद्र से ही बाष्प बनकर पानी ऊपर जाता है और वर्षा के रूप में आता है। तो प्रमुख स्रोत आपसे पूछा जाए तो आप वर्षा कहोगे, मुख्य स्रोत पूछा जाए तो समुद्र है। क्योंकि वर्षा के पानी को हम एकदम, हालांकि समुद्र का पानी भी हमारे कोई विशेष काम में नहीं आ पाता है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे काम किए जाते हैं। ठीक है। नमक की प्राप्ति होती है, बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बेस्ट है, क्योंकि ये प्रमुख स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन है 12, पृथ्वी द्वारा शोषित जल कहाँ से आता है? पृथ्वी द्वारा जो शोषित जल है वो कहाँ जल जाता है। अच्छा, पृथ्वी द्वारा जो शोषित जल है वो कहाँ जाता है ये बताना है। क्वेश्चन थोड़ा गलत है, मतलब पैटर्निंग गलत है। कुएं, स्रोत और झरने में। ठीक है। जो भी पृथ्वी द्वारा शोषित जल होता है वो कहाँ चला जाता है? कुओं में चला जाता है। जो स्रोत होते हैं मतलब पानी आप देखते हो ना, कभी कभी ज़मीन से आता है। ठीक है। वो स्रोत कहलाते हैं। और झरने आप देखते हो पहाड़ों पर गिरते हुए दिखते हैं आपको। ओके। क्वेश्चन है यहाँ पर 13, झीलें होती हैं, कृत्रिम होती हैं, प्राकृतिक होती है, कृत्रिम व प्राकृतिक होती हैं। डी है केवल सी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्यों सही हो गया? क्योंकि यहाँ पर सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन सही है ना, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन कहाँ दिया है? डी पर दिया, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है ना। केवल सी ऑप्शन सही है, क्योंकि कृत्रिम व प्राकृतिक, इसमें भी कृत्रिम दिया, इसमें भी प्राकृतिक दिया, तो यहाँ पर हम इसको लगाएंगे क्योंकि ये सी ऑप्शन में दोनों ही आ जाएंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 14, गंधक अथवा लवणीय स्रोत के झरने आवश्यक हैं पेट संबंधी बीमारी में, त्वचा संबंधी, देखो गंधक अथवा लवणीय स्रोत के जो झरने होते हैं त्वचा संबंधी बीमारी को दूर करते हैं, जो चर्म रोग होते हैं उनको दूर करने का काम करते हैं। ठीक है। ऑर्टिजन कुएं इस नाम से भी जाने जाते हैं। ऑर्टिजन जो कुएं होते हैं किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये पाताल तोड़ कुएं के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है 16, शुद्ध जल की विशेषता क्या है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। मल मूत्र पशुओं द्वारा दूषित ना हो, बिल्कुल ये भी सही है, इसी को हम शुद्ध जल कहेंगे। और इसमें अम्ल की मात्रा भी ना हो। तो ये जहाँ पर ऐसे ऑप्शन है ये तो हमें सभी पढ़ने पड़ेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 17 है, जल को शुद्ध करने का उपाय क्या है? भौतिक साधन भी है, रासायनिक साधन भी है, यांत्रिक साधन भी है, तो प्रयुक्त सभी। ठीक है। ये सारे ही साधन जल को शुद्ध करने के माने जाते हैं। जल को शुद्ध करने का भौतिक उपाय इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखो उबालना भी भौतिक है आपका, भाप द्वारा शुद्धिकरण भी भौतिक है, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा भी शुद्धिकरण जो है आपके भौतिक उपाय में आएगा। लेकिन फिटकरी क्या है? फिटकरी एक तरीके का रसायन है। ठीक है। तो ये फिटकरी जो है इसमें नहीं आएगा, ये रासायनिक में आ जाएगा। लेकिन फिटकरी भी जल को शुद्ध करती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 19, जल के जीवाणुओं को नष्ट करने की रासायनिक विधि नहीं है। जल के जीवाणुओं को नष्ट करने की रासायनिक विधि इनमें से कौन सी नहीं? रसायन का कहाँ पर प्रयोग नहीं होता? फिटकरी या फिर लाल दवा होगी यहाँ पर व निर्मली, लाल दवा व ब्लीचिंग पाउडर,
आयोडीन बा तूतिया, ओजोन, क्लोरीन बा डीडीटी। तो फिटकरी, लाल बा निर्मली, यहाँ पर विधि नहीं है पूछा गया है। तो ए ऑप्शन, जो ये ए ऑप्शन गलत क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो निर्मली दी है ना, ये वनस्पति स्रोत से प्राप्त होती है। ठीक है, एक वनस्पति स्रोत से प्राप्त होने वाला एक फल है कोई, तो इससे भी पानी शुद्ध होता है। निर्मली भी पानी को शुद्ध करती है, लेकिन ये रासायनिक मेथड नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वनस्पति से प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन लाल दवा जिसे हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर है, आयोडीन बा तूतिया है, ओजोन, क्लोरीन, डीडीटी, ये सभी पानी को शुद्ध करते हैं, हम सभी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 20, निम्नलिखित का सही सुमेलन नहीं है। तो सही सुमेलन जो है इनमें से किसका नहीं है? बीमारी, रासायनिक उपाय बीमारी से बचने के लिए, फिटकरी हैजा से बचने के लिए, तूतिया हैजा मोती झरा पेचिश से बचने के लिए, और जो डीडीटी है मलेरिया रोकने के लिए, और रस कपूर बा यहाँ पर कैंसर। ठीक है, रस कपूर जो है वो कैंसर व एड्स के लिए। तो ये वाला जो ऑप्शन है यही गलत है यहाँ पर। ठीक है ना, सही सुमेलित ये नहीं है। बकाया डीडीटी मलेरिया रोकने के लिए है, तूतिया हैजा मोती झरा पेचिश रोकने के लिए है, फिटकरी जो है हैजा को रोकने के लिए है। ओके, और रासायनिक उपाय जो होते हैं बहुत सारे हम करते हैं बीमारियों को रोकने के लिए। जैसे हमने बहुत सारे अभी केमिकल पढ़े। ठीक है, बहुत सारे केमिकल, जैसे हमने उदाहरण दिया पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन, तो ये सब क्या है? ये कहीं ना कहीं पानी में हम पानी को शुद्ध करने के लिए मिलाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर पानी को साफ करने के लिए। तो हम जब हम पानी को शुद्ध कर लेंगे, साफ कर लेंगे, तो हम बीमारी से बच जाएंगे। ठीक है ना। फिटकरी का भी, जहाँ पानी बहुत गंदा होता है वहाँ हम क्या करते हैं, फिटकरी को पानी में लगाकर, ऐसे ही फिटकरी की डेली ली जाती है, पानी पर उसे हिला देते हैं और रात भर पानी छोड़ देते हैं, गंदगी ज़मीन में बैठ जाती है सारी, और बाद में हम पानी को छान लेते हैं सुबह को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, पानी को साफ करने का काम करती है। डीडीटी पाउडर का प्रयोग जो है मलेरिया को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन जो है सही सुमेलित नहीं है। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 21, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार, 3 प्रकार। तो जल की कठोरता दो तरीके की होती है, स्थायी व अस्थायी कठोरता। वह कठोरता जो पानी को उबालने मात्र से दूर हो जाती है कहलाती है, तो वो कहलाती है अस्थायी कठोरता। मतलब डी ऑप्शन सही होगा, केवल भी दिया है। तो अस्थायी कठोरता मतलब यहाँ पर आपको आंसर याद रखना है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो, क्योंकि हम वन लाइनर को कर रहे हैं ना, फिर वन लाइनर का फायदा ही क्या रहेगा। अस्थायी कठोरता निम्न में घुले रहने के कारण होती है। तो जो अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दोनों के घुले रहने के कारण होती है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण रहती है। जल की स्थायी कठोरता जो है, हमने अभी ये प्रश्न किया अस्थायी कठोरता का। अस्थायी कठोरता जल की पूछी जाए तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट किसके लिए? अस्थायी कठोरता के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जल की स्थायी कठोरता किन कारणों से होती है? तो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट। मतलब कैल्शियम में एक जगह आपको क्लोराइड जोड़ना है, एक जगह सल्फेट जोड़ना है। मैग्नीशियम में एक जगह क्लोराइड जोड़ना है और दूसरी जगह सल्फेट जोड़ना है। ठीक है, बस आपको ये याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो क्यों सही है, क्योंकि ये दोनों ही है जल की स्थायी कठोरता। डिफरेंस याद रखो, यहाँ पर बाइकार्बोनेट है कैल्शियम मैग्नीशियम के बाई। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम में जब बाइकार्बोनेट जोड़ा जाएगा वो अस्थायी कठोरता होता है, और जब कैल्शियम में और मैग्नीशियम में क्लोराइड और सल्फेट जोड़ा जाएगा उसे हम जल की स्थायी कठोरता में मेज़र करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 25, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के उपाय कौन से हैं? कपड़े धोने का सोडा मिलाने से, परम्यूटेड विधि या जियोलाइट विधि से। सी है ए और बी दोनों। एक क्वेश्चन जो है हमारा बीच में हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया है, एक बार हम उसको चेक करके आपको आंसर दे देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन में मुझे डाउट हो गया, मैं अब बाद में कल ही चर्चा करूंगी उस क्वेश्चन का। ठीक है, 25 क्या है? जल की स्थायी कठोरता, क्योंकि मैं भी थोड़ा रिकॉल कर लूँ, थोड़ा टाइम हो गया, मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ थोड़ा सा। उस प्रश्न को मैं कल सॉल्व कर दूँगी, शायद आपको भी डाउट रहेगा। ठीक है, आप खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, तो हाँ, जो निर्मली वाला क्वेश्चन था वो उसकी बात कर रही हूँ, उसमें मुझे डाउट है। क्वेश्चन 25 है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के उपाय क्या हैं? स्थायी कठोरता को आप कैसे दूर कर सकते हो? तो कपड़े धोने के सोडा मिलाने से भी दूर हो जाती है, और परम्यूटेड विधि या जियोलाइट विधि से। परम्यूटेड विधि, जियोलाइट विधि, कपड़े धोने का सोडा, ये
सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये जल की स्थायी कठोरता दूर करने के उपाय हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर फिर से 1 से स्टार्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि ये 25-25 की सीरीज थी हमारी पहले की, लेकिन ये सारी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इसलिए हम इसको करा रहे हैं। ओके, इसलिए हम इसको आप स्क्रीन पर देख रहे होगे। हमारे लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, क्योंकि 75 कल कर लिए थे और 125 अब ये हो गए। तो क्वेश्चन यहाँ पर 1 फिर से स्टार्ट हो गया। पेचिस, ठीक है, ऑप्शन देखते रहिए। पेचिस हैजा टाइफाइड रोग कहलाते हैं। तो जल संवाहित रोग भी ये होते हैं, वायु जनित भी होते हैं, संक्रामक भी होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। ओके, जहाँ पर डी ऑप्शन है उसे हमें हमारी मजबूरी है पढ़ना। ठीक है, हैजा रोग का वाहक कौन सा है? कॉमा बेसिलस या विब्रियो कोलेरा? तो हैजा रोग का जो वाहक होता है वो विब्रियो कोलेरा और कॉमा बेसिलस दोनों ही होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। ठीक है ना, कॉमा बेसिलस और विब्रियो कोलेरा दोनों ही ठीक होते हैं। हैजे के उपचार में ये कार्य करना लाभदायक होगा। क्या कार्य करना हैजे के उपचार में लाभदायक होगा? मान लो हैजा फैला हुआ है तो इसके लिए आप क्या उपचार करोगे? पोटेशियम परमैंगनेट का घोल, बिल्कुल। जो भी आपके तालाब वगैरह है, जो भी पानी के स्रोत है, उनके चारों तरफ चाहे वो ढक रखा है तब भी आपको ये छिड़कना है, डालना है, जिससे क्या है कीट पतंगे ना आ सकें, कीटाणु वगैरह। ठीक है, एनीमा लगाना, नमक के घोल का टीका लगाना, संतरे का रस, जौ का पानी व अंडे की सफ़ेदी, चावल का माड़ देना, ये उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो ये हैजे के उपचार में ये सारी ही चीज़ें लाभदायक मानी जाती हैं। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, बाजार से लाई गई सब्जियों को धोना चाहिए लाल दवा से। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट से जो है सब्जी को धोना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो पानी है ना उसमें ये मिला लेना चाहिए। ठीक है ना, वैसे तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होना चाहिए, है ना। अब ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी एससीईआरटी के हैं। चलो इस प्रश्न को भी डाउट में डाल लो। ये भी प्रश्न कौन सा 4 नंबर का प्रश्न है, इसको भी डाउट मैंने नोट कर लिया है। और एक प्रश्न आपका और है, क्योंकि पुराने प्रश्न हैं, थोड़ा इनको देख लूँगी। क्वेश्चन 5 है, इसे मोती झरा, आंत ज्वर, म्यादी बुखार भी कहा जाता है। हैजा को, टाइफाइड को, मलेरिया को, पेचिस को। मोती झरा, आंत ज्वर, म्यादी, टाइफाइड को कहते हैं, हम सभी जानते हैं इस चीज़ को। तो ठीक है, क्वेश्चन 6 क्या है, टाइफाइड रोग को म्यादी बुखार कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बुखार जो है निश्चित अवधि में उतरता है। ठीक है, ठीक है, निश्चित अवधि में उतरता है। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 7, यह रोगाणु आकार में छोटा, मोटा तथा रेंगने वाला होता है। तो ये साल्मोनेला टाइफी होता है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी जिससे टाइफाइड होता है, अभी टाइफाइड की बात कर रहे हैं ना। साल्मोनेला टाइफी जो होता है ये रेंगने वाला छोटा मोटा रोगाणु होता है। ठीक है, क्वेश्चन 8 है, टाइफाइड के रोगाणु सर्वाधिक पाए जाते हैं मनुष्य की त्वचा, ये आप जानते हो आंतों में पाया जाता है। आंतों में क्या होता है, मल होता है, स्टूल, उसमें पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है 9, टाइफाइड रोग का संप्राप्ति काल क्या है? संप्राप्ति काल तो 7 से 21 दिन, मतलब जो फीवर वगैरह रहता है टाइफाइड में कितने दिन तक रहता है, इस रोग के लक्षण कितने दिन तक रहते हैं? 7 से 21 दिन, ऐसे समझो। क्वेश्चन है 10, टाइफाइड में बुखार होता है, धीरे धीरे ज्वर बढ़ता है। पहले सप्ताह में जो ज्वर बढ़ता चला, मतलब डायरेक्ट आंसर, अच्छा डी ऑप्शन है तो सभी पढ़ना पड़ेगा। टाइफाइड में बुखार होता है, धीरे धीरे ज्वर बढ़ता है, पहले सप्ताह में ज्वर बढ़ता चला जाता है, सप्ताह के अंतिम दिनों में ज्वर अत्यधिक तीव्र हो जाता है। अच्छा, अंतिम दिनों में ज्वर कम होने के बजाय अत्यधिक तीव्र होता है, उसके बाद सही हो जाता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 11, पेचिस कितने प्रकार का होता है? तो पेचिस 2 तरीके का होता है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा इसको, पेचिस जो है 2 तरीके की होती है। ठीक है, पेचिस रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं 1 से 2 दिन में। पेचिस रोग के लक्षण 1 से 2 दिन में प्रकट होने लगते हैं। पेचिस रोग में प्रभावित अंग कौन सा है? तो यकृत व तिल्ली है। प्लीहा एंड लीवर हमारा प्रभावित होता है। अतिसार के विषय में सत्य पहचाने, यहाँ पर सभी पढ़ने पड़ेंगे। यह दूषित जल व भोजन के कारण होता है, प्रायः छोटे बच्चों में होता है, वर्षा के मौसम में अधिक होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जो समस्याएं हैं अतिसार के विषय में सही हैं। 14 है, निम्न में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता? तो 6 रोग जो है टीबी जो है ये अशुद्ध जल से नहीं फैलता है। हैजा है, अतिसार, टाइफाइड ये तो फैलता है, लेकिन आप जानते हैं ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है जो कि थूक वगैरह में, है ना, वायु द्वारा कह सकते हैं फैलता है। ये थूक में लोग खांसते हैं, छींकते हैं, तो ये ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया जो होता है क्लोसिस, ठीक है, ये जाकर दूसरों को भी इफेक्ट कर देता है। ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम बोलते हैं। तो ये जाकर, और इसको कई नाम से जानते हैं, काक रोग, क्षय रोग, टीबी, तपेदिक। क्वेश्चन है 15, जल द्वारा फैलने वाला एक रोग का नाम बताना है। तो सबसे बेस्ट है यहाँ पर हैजा, क्योंकि चेचक वायरस से होता है, ओके। और यहाँ पर मलेरिया आप जानते हो, मादा एनाफिलीज,
मादा एनाफिलीज से होता है, मच्छर से होता है, और यहाँ पर प्लेग चूहों द्वारा होता है। ठीक है, कोई ये भी वायरस से होने वाला रोग है। क्वेश्चन है 16, यहाँ पर लौह तत्व की कमी से एनीमिया होता है, हम सभी जानते हैं। मरासमस आप जानते हो, कैलोरी और प्रोटीन। बेरी बेरी B1 थायमीन की कमी से होता है, थायमीन। ओके, और तपेदिक टीबी अभी हमने चर्चा की ही थी। BCG का टीका लगता है जन्म के तुरंत बाद या 24 घंटे के अंदर। क्वेश्चन है 17, लाल दवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पोटेशियम परमैंगनेट है लाल दवा का रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम। क्वेश्चन है यहाँ पर 18, संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय क्या है? रोगों से बचाव के टीके लगवाना। ठीक है, रोगों से बचाव के टीके लगाना संक्रामक रोग से बचाव का सबसे बेस्ट उदाहरण होगा। क्वेश्चन है 19, सुलभ शौचालय बनाए जाते हैं। सुलभ शौचालय जो होते हैं सार्वजनिक स्थानों पर बनाए जाते हैं। सुलभ शौचालय जो है आप जानते हो केंद्र सरकार और जो आपका कह सकते हैं RBI, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या होता है, विश्व बैंक जो है, ये दोनों मिलकर इसका खर्च उठाते हैं। ओके, क्वेश्चन है 20, हमारे शरीर में जल का भाग कितना होता है? तो देखो अभी बताया था 70 से 75%, ये भी NCERT में ही SCERT में ही दिया हुआ है। ओके, तो ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। मतलब अलग अलग बुक सारी हमने बताया ना, 6 से इंटर तक के क्वेश्चन है, तो किसी बुक में 80% भी दिया है, किसी में 70%, किसी में 75, किसी में 65। तो ये आप इनमें से जो भी ऑप्शन बेस्ट मिल जाए वो आप लगा देना। क्वेश्चन है यहाँ पर जैविक खाद तैयार की जा सकती है। चाय पत्ती सड़ी गली सब्जी से भी कर सकते हैं, फल हैं वृक्ष हैं उनके पत्तों से भी कर सकते हैं, पशुओं के गोबर से भी कर सकते हैं। ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, एक बार पढ़िए आप लोग क्वेश्चन को, निम्न में से किस शौचालय का संबंध सेप्टिक टैंक या फिर सीवर पाइप से होता है? तो यहाँ पर फ्लश शौचालय या जल संवहन शौचालय। देखो कई तरीके के शौचालय होते हैं। एक होती है संडास प्रणाली होती है जो कि बहुत पुरानी प्रणाली होती है। ठीक है, एक होती इसी में जो होता है लोग क्या होते हैं, ये मैला ढोकर कुछ लोग जो होते हैं वर्कर होते हैं वो लेकर जाते हैं, सफाई वफाई करते हैं। एक आपका अभी सुलभ शौचालय जो आया है जिसे हम आदर्श शौचालय कहते हैं, ये एक कहते हैं ना, एक ये योजना है। ठीक है, एक योजना या अभियान टाइप आप कह सकते हो, जो हर घर फ्री में शौचालय गवर्नमेंट ने ये योजना चलाई, वो वाली योजना है। ठीक है, बकाया जो फ्लश शौचालय अर्थात जल संवहन शौचालय है, ये सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है। ठीक है, बेस्ट विधि मानी जाती है मल निष्कासन की, बेस्ट विधि है, मेथड है। ठीक है, इनमें सब में जो भी मैंने अभी तक बताए। ठीक है, एक होता है मलाहरण विधि शौचालय जिसमें क्या होता है जो कुछ मतलब किसी भी प्लास्टिक के टब या उसकी व्यवस्था कर ली जाती है। इसमें भी संडास की तरह ही, संडास में क्या होता है मतलब ये पुरानी चीज़ें हैं, अब आप समझ तो रहे ही होगे, पहले आप लोग जुड़े होगे गाँव से तो। लेकिन ये विधियाँ क्या होती थी, इसमें क्या होता था किसी मैला ढोने वाले व्यक्ति का यूज़ किया जाता था जो नैतिकता की दृष्टि से खराब माना जाता था। नैतिकता की दृष्टि से सोचो, हम लोग अपने बच्चों की पॉटी भी अब साफ करने में एक समय बाद, जैसे अब मैं हूँ, मेरी पहली बेटी थी, सब कुछ अच्छे से हो गया, फिर मेरी बीच में मदर इन लॉ की बहुत कंडीशन ख़राब थी तो मैंने उनका हर तरीके का काम किया। तो एक समय ऐसा आया जब मेरी छोटी बेटी हुई तो मुझे मतलब उसकी मतलब हो जाता है ना फिजिकली मेंटली आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हो, लंबे समय से समस्याएं आप देखते देखते। तो इसमें मैं कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये होता है ना मन ख़राब हो जाता है। तो मुझे अपनी बेटी को भी साफ़ करने में, क्लीन करने में मुझे बहुत अजीब सा फील होता था, मुझे वॉमिट सी आती थी, मैं बहुत ही गंदगी नहीं देख पाती थी बिल्कुल भी, ये कंडीशन हो गई थी। तो सोचो एक व्यक्ति जो हमेशा इस टाइप का काम कर रहा है घर घर जाके, उसको कितना बुरा लगता होगा। मैं तो सोचकर मुझे ये लगता है कि बेचारे कैसे करते होंगे, कितना मतलब एक गलत चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। ठीक है, तो इस नैतिकता की दृष्टि से जो ये संडास प्रणाली, जो मलाहरण विधि शौचालय होते हैं, ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक होते हैं, ये नैतिकता की दृष्टि से अच्छे नहीं माने जाते। अगर प्रश्न पूछा जाए तो याद रखिएगा। बकाया सुलभ शौचालय सबसे बेस्ट उदाहरण है, और जो अभी हमने बताया था ये बेस्ट उदाहरण है। और जो अभी हमने ये वाली बात की थी, कौन सा था अभी मैं भूल गई, पर सुलभ शौचालय ये एक योजना है एक तरीके की, जहाँ घर घर शौचालय पहुँचाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर सुलभ शौचालय राष्ट्रीय योजना किसकी है? तो अभी हमने बताया था केंद्र सरकार और जो है विश्व बैंक मिलकर इसका खर्चा उठाते हैं, तो केंद्र सरकार की ये योजना है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 25, सुलभ शौचालय योजना का उद्देश्य क्या है? तो आम आदमी को आदर्श शौचालय प्रोवाइड कराना। ठीक है, आम आदमी को, मैंने क्या कहा, ये एक योजना है, एक प्लान है जो घर घर तक शौचालय पहुँचाना। इससे अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट शौचालय कौन सा, तो ये कोई बेस्ट शौचालय नहीं है कि जिसको बहुत अच्छा है, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह आएंगे और आप मल को साफ कर देंगे, कहीं मतलब गंदगी नहीं फैलेगी। बेस्ट चीज़ हम उसको कहेंगे जिसकी वजह से कोई गंदगी नहीं फैल रही है। तो वो वाला कौन सा था? वो अभी हमने जो बात की थी ऊपर, जल संवहन विधि वाला, ये वाला है। ठीक है, ये बेस्ट है, इससे कीटाणु वगैरह गंदगी नहीं फैलती। ठीक है,
तो चीज़ को समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जा रहा है। ओके, योजना के रूप में पूछा जाएगा तो आदर्श शौचालय, सुलभ शौचालय आएगा। सुलभ शौचालय योजना का उद्देश्य आम आदमी को आदर्श शौचालय देना। स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक तत्व क्या है? शुद्ध जल, वायु, भोजन, सभी से जरूरी है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, एक सेकेंड, जहाँ पर रोकना है वहाँ नहीं रुकेगा, है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है, अच्छा हमारा 1 क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हो गया, ध्यान रखिएगा। 75 कल कर रहे थे, 75 आज कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, शरीर में विषाणु और जीवाणु विषैला पदार्थ उत्पन्न करने के लिए शरीर में किसके द्वारा प्रभावित होते हैं? तो रक्त परिसंचरण द्वारा। ठीक है, रक्त परिसंचरण द्वारा। ओके, शरीर में पूछा जा रहा है। ओके, शरीर में विषाणु और जीवाणु विषैला पदार्थ उत्पन्न करने के लिए शरीर में किसके द्वारा प्रभावित होते हैं? तो शरीर में रक्त परिसंचरण द्वारा बॉडी में जाते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन से होगा। देखो क्वेश्चन की पैटर्निंग पर ध्यान रखिएगा। आपको लगेगा जल भी हो सकता है, भोजन, ये पूछ ही नहीं रही, पूछे शरीर के अंदर। जल तो आपने बाहर से पिया, ठीक है, भोजन आपने बाहर से खाया, तो अब ये क्या कह रहे हैं? ये शरीर के अंदर किसके द्वारा प्रभावित हो? तो रक्त परिसंचरण द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन है 3, यहाँ पर जो है प्रश्न है, शरीर, थोड़ा स्क्रीन छोटा कर लूँ, आपको ऑप्शन दिख ही नहीं रहा होगा 1 लाइनर का, तो फिर मसला ही नहीं रहा ना। ओके, शरीर में रोगाणुओं के प्रवेश करने से लेकर रोग के लक्षण प्रकट करने तक के समय को क्या कहा जाता है? उद्भवन काल, इंक्यूबेशन पीरियड। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्यों? क्योंकि हम इसको इंक्यूबेशन पीरियड इंग्लिश में कहते हैं, उद्भवन काल हिंदी में कहते हैं, दोनों ध्यान रखना, इंक्यूबेशन पीरियड या उद्भवन काल। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? हमारे शरीर के रोगाणुओं से रक्षा करते हैं प्रतिरक्षी वायरस, एंटीबॉडीज। ए और सी दोनों सही हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा। ए भी सही है, और मतलब प्रतिरक्षी पदार्थ और एंटीबॉडीज ये सभी क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं हमारे शरीर की रोगाणुओं से। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? संक्रामक, स्क्रीन तो आंसर बहुत नीचे है। संक्रामक रोगों का संवहन किसके माध्यम से होता है? वायु, जल द्वारा, भोजन, रक्त व कीड़ों द्वारा। निम्न में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जो संक्रामक रोग होते हैं वो आपके वायु से भी होते हैं, जल से भी होते हैं, भोजन से भी होते हैं, रक्त व कीड़े से भी होते हैं। सी ऑप्शन से हो जाएगा। संक्रामक रोग फैलते किससे? वायु द्वारा, भोजन द्वारा, जल द्वारा और संपर्क एवं रक्त द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 7, दाद, खाज, खुजली जैसे चर्म रोग फैलते हैं। तो दाद, खाज, खुजली होता है संपर्क द्वारा। ठीक है, ओके, संपर्क द्वारा। क्वेश्चन है यहाँ पर 8, हैजा, टाइफाइड, अतिसार तथा पेचिश आदि का संक्रमण मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? तो जल एवं आहार से होता है। ठीक है, जल एवं आहार से होता है। हैजा, टाइफाइड, अतिसार तथा पेचिश आदि का संक्रमण जल एवं आहार से होता है। क्वेश्चन है 9, हैजा, अतिसार, पेचिश रोग के व्यापक संक्रमण इसमें मक्खी जो है भूमिका निभाती है। ठीक है, मक्खी, हैजा है, अतिसार है, पेचिश है, इसके व्यापक संक्रमण में जो है मक्खी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन है 10, निम्न में से कौन सा संक्रमण रक्त के माध्यम से होता है? मलेरिया, पीतज्वर, डेंगू, फाइलेरिया और प्लेग। ये सभी क्या होते हैं आपके? सही होगा, ये सारे संक्रमण जो होते हैं रक्त के माध्यम से ही फैलते हैं। ठीक है, आपने फाइलेरिया पढ़ा होगा, सीसी मक्खी से होता है, सीसी मक्खी। ओके, सीसी मक्खी से होता है। ओके, मक्खी। एंड डेंगू आप जानते हो, एंडीज इजिप्टी मक्खी। प्लेग चूहों द्वारा होता है, और मलेरिया मच्छर से होता है। पीतज्वर जिसे हम टाइफाइड के नाम से भी पीतज्वर, अच्छा पीलिया, जॉइंटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन से होगा। क्वेश्चन है 11, संक्रामक रोगों की रोकथाम के सामान्य उपाय क्या हैं? स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना, रोगग्रस्त व्यक्ति को अलग रखना, रोग प्रतिरक्षा के उपाय करना। डी है उपर्युक्त सभी। तो संक्रामक रोगों की रोकथाम के जो सामान्य उपाय होंगे वो ये सभी आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आप स्वास्थ्य विभाग को सूचित कर दें, और जो व्यक्ति है उसे अलग कमरे में रखें, और उसकी रोग प्रतिरक्षा को बढ़ाने का काम करें, जिससे वह संक्रमण से लड़ पाए। क्वेश्चन 12 है, रोग प्रतिरक्षा या रोग प्रतिरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है, एक तो प्राकृतिक होती है, दूसरी कृत्रिम होती है। क्वेश्चन है यहाँ पर 13, अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? तो अर्जित भी 2 तरीके की होती है, या तो आप टीकाकरण करा लो, ठीक है, या फिर आप दवाइयों के माध्यम से कर लो। क्वेश्चन है 14, प्रथम प्रकार की कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है? चेचक तथा टाइफाइड। ओके, प्रथम प्रकार की कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता इनमें से कौन सी है ये बताना है, तो वो चेचक है। ठीक है, चेचक और टाइफाइड है प्रथम प्रकार की। क्वेश्चन है यहाँ पर 15, स्वास्थ्य विज्ञान की भाषा में रोगाणु या जीवाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को कहा जाता है निसंक्रमण। ठीक है,
निसंक्रमण कहा जाता है। इसको स्वास्थ्य विज्ञान की भाषा में रोगाणु या जीवाणुओं को हम जब नष्ट करते हैं तो उस प्रक्रिया को निसंक्रमण कहा कहते हैं। क्वेश्चन है 16, निसंक्रमण की प्रमुख विधियां हैं भौतिक निसंक्रमण, प्राकृतिक निसंक्रमण, रासायनिक निसंक्रमण। तो हम इन तीनों विधियों से है जो संक्रमण को रोक सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है 17, निसंक्रमण की भौतिक विधि इनमें से नहीं है। भौतिक नहीं है क्योंकि रसायन होगी या कुछ और होगी। तो जलाना, भाप व बाष्प निसंक्रमण ये भौतिक विधि में आता है। सूखी व गर्म हवा द्वारा से निसंक्रमण, उबालना भी भौतिक विधि हम सभी जानते हैं। कोई भी चीज़ है संक्रमित है उसे उबाल दो, रोगी के कपड़ों को उबाल दो, सामान को गर्म पानी में धो दो उबलते हुए। फिनाइल और डीडीटी द्वारा जब निसंक्रमण करते हैं तो ये रासायनिक विधि के अंतर्गत आपके आ जाते हैं। ठीक है, रासायनिक विधि के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 18, प्राकृतिक निसंक्रमण के लिए आवश्यक है शुद्ध वायु, सूर्य का प्रकाश, जल का प्रयोग। तो भाई जल से साफ सफाई कर सकते हो, प्राकृतिक निसंक्रमण हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश दिखा सकते हो, अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं वो कीटाणुओं को मार देती हैं। शुद्ध वायु, तो ये सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन है 19, रासायनिक निसंक्रमण के लिए आवश्यक नहीं है सूर्य की किरणें, चूना व फिनाइल, डीडीटी, कार्बोलिक एसिड व क्लोरीन। तो सूर्य की किरणें प्राकृतिक निसंक्रमण के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 20, रोगाणुओं के प्रवेश तथा रोग के लक्षण प्रकट होने के मध्य कुछ ना कुछ अंतराल अवश्य होता है। इस अंतराल को स्वास्थ्य विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? उद्भवन अवधि, संप्राप्ति काल। डी है, ए और बी दोनों ही सही हैं। ठीक है, रोगाणुओं के प्रवेश तथा रोग के लक्षण प्रकट होने के मध्य कुछ ना कुछ अंतराल अवश्य होता है और इसी अंतराल को हम क्या कहते हैं? उद्भवन अवधि या संप्राप्ति काल कहते हैं। क्वेश्चन है चेचक, चेचक की उद्भवन अवधि होती है 10 से 12 दिन। ठीक है, जैसे टाइफाइड की हमने बताई थी 21 दिन तक, 10 से 21 दिन बताई थी ना, है ना। तो यहाँ पर 10 से 12 दिन होती है। क्वेश्चन है यहाँ पर 22, BCG का टीका किस रोग का उपाय है? तो ये 6 रोग का उपाय है। BCG का टीका जो है 6 रोग का उपाय है। ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर मलेरिया फैलता है मक्खी द्वारा, मच्छर द्वारा, चूहे द्वारा। तो हम सभी जानते हैं मच्छर द्वारा फैलता है मलेरिया रोग। ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 24, टिटनेस के जीवाणु पाए जाते हैं। तो ये मिट्टी में, गोबर में, जंग लगे लोहे पर सब जगह पाए जाते हैं। क्वेश्चन 25 है, निम्न में से 6 रोग किसके द्वारा फैलता है? क्यूलेक्स द्वारा, मतलब यहाँ पर बैसिलस द्वारा जो है 6 रोग फैलता है। बैसिलस द्वारा भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। 75 क्वेश्चन आज हमारी क्लास में हो गए, 75 कल हमने कर लिए थे। तो अब हम मतलब 150 क्वेश्चन कर चुके हैं सॉल्व यहाँ पर। मिलते हैं कल नई वीडियो में। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे मित्रों को, नए हो तो स्वयं सब्सक्राइब करेंगे और लाइक अवश्य करेंगे। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।